तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी एजुकेशन अकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाएं और घरानों के बारे में बताऊंगा। मैं शास्त्रीय घराने उन सभी के बारे में आज आपको बताऊं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा भारतीय शास्त्रीय नृत्य। हमारा देश भारत शुरू से नृत्यों के में हमेशा अव्वल रहा है। ठीक है, इनका इतिहास बहुत प्राचीन है। भारत में नाट्य शास्त्र बहुत प्राचीन। तो इनके बारे में आज आपको पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ आपके काम आए और आपके एग्जाम में सीधा इनसे ही क्वेश्चन बने। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य भारत में बहुत प्राचीन नृत्य किए जाते हैं, पर बेसिक शुरू करते हैं कि महत्वपूर्ण तीन चार शैलियों में नृत्य को बांटा गया है। मतलब चार महत्वपूर्ण शैली हैं। चार महत्वपूर्ण शैली हैं। कौन कौन सी? पहले भारतीय नाट्यम, कथकली, कथक और मणिपुरी शैली महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है कि चार महत्वपूर्ण शैली कौन कौन थी? भारतीय नाट्य शास्त्र में कथकली, कथक, मणिपुरी शैली और भारतीय। अब एक चीज आपको ये बताई जाती है कि भरत मुनि ने भरत मुनि ने पहली शताब्दी में फर्स्ट पहली शताब्दी में नाट्य शास्त्र की स्थापना की और इन्हीं के कारण तमिलनाडु में एक नृत्य मनाया जाता है। कौन सा? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में स्थापना की। भरत मुनि ने पहली शताब्दी में नाट्य शास्त्र की रचना की, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में भरतनाट्यम मनाया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य वास्तव में होते हैं कि अपन के मतलब शरीर की विशेष शैली द्वारा अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं कि किसी केवल हाथी हाथों का उपयोग किया जाएगा कि जो हमारा धन होता है ना, उस पर केवल हाथी हाथों से नृत्य किया जाएगा। ठीक है, अब आप वर्तमान में कितने नृत्य हैं उनके बारे में मैं बता दूं। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं इनको नोट डाउन कर लो। चार महत्वशाली कौन थी? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी शैली है। ठीक है, अब आगे एक बात और आप याद रखिए कि जो अपन को पढ़ाए जा रहे हैं ना ये नृत्य, इनके बारे में
सिंधु सभ्यता में भी बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई, तो इनको मिटा। भरत मुनि ने पहली शताब्दी में नाट्य शास्त्र की स्थापना की, इस कारण भरतनाट्यम को मनाया जाता है। उनके सम्मान में, ठीक है। अब एग्जाम में शुरू करते हैं कि वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्य, तो उनकी संख्या है 8। कौन से? सबसे पहला था भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ठीक है। अब भरतनाट्यम विशिष्ट मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। ठीक है। अब दूसरा आता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य, ये भरतनाट्यम तमिलनाडु एरिया में मनाया जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है भरतनाट्यम। अब दूसरा क्वेश्चन है कुचिपुड़ी, कौन सा? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश। तीसरा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये नृत्य मनाया किया जाता है केरल। अब आपको पता है कि भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित है, तो मोहिनीअट्टम महिलाओं को समर्पित है, मतलब इस नृत्य को विशेष तौर पर महिलाएं करते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए। चौथा ओडिसी नृत्य, उड़ीसा के लिए, उड़ीसा में किया जाता है, तो आप इनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, कर लिया? कर लिया? अगला नृत्य है कथक, उत्तर प्रदेश। शास्त्रीय नृत्य आसाम, असम। ठीक है। अब अगला है मणिपुरी नृत्य, मणिपुर में। ठीक है। और आखिरी नृत्य है कथकली। कथकली कहाँ मनाए जाते हैं? विशेष तौर पर केरल। एक बार कथकली नृत्य महाभारत के ऊपर किया जाए के ऊपर
मतलब महाभारत के रूप में मनाया जाता है कि महाभारत है ना, महाभारत को एज ए ड्रामा नाटक करते हैं, तो उसमें कथकली नृत्य किया जाता है और ये विशेष से पुरुषों से संबंधित है, पुरुषों से संबंधित एग्जाम में आपको कथक और कथकली में प्रॉब्लम होती होगी कि एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाए कि कथक कहाँ का शास्त्र, कहाँ का नृत्य है और कथकली कहाँ का है। तो आप इनको याद करने के लिए करते कथक छोटा सा नाम है तो स्टेट हुआ बड़ा, उत्तर प्रदेश। कथकली बड़ा नाम है तो स्टेट हुआ छोटा, केरल। नहीं, अब एक ऐसे भी बना सकते हो कि कथकली में एन में ला है तो केरल में भी अंत में क्या आ रहा है, ला। ऐसे भी याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप कथक और कथकली में अंतर आता है कि कथकली यूपी का है कि केरल का है। तो आपके लिए क्या है कि कथकली के लास्ट में क्या आ रहा है, ल। तो केरल के लास्ट में भी क्या है, ल। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो। ठीक है, 8 नृत्य हो गए। कौन कौन से? पहला है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस ऋषि के ने रचना की थी? भरत मुनि ने, पहली शताब्दी। उसके बाद हमको बताया था कुचिपुड़ी। और ये भरतनाट्यम किसके लिए समर्पित है? मंदिरों के लिए। दूसरा आपके लिए बताया था कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तीसरा मोहिनीअट्टम, महिलाओं के लिए, कहाँ का? केरल का। चौथा ओडिसी नृत्य, उड़ीसा उड़ीसा का। पांचवा कथक, यूपी का। छोटा नाम कथक, छोटा सा नृत्य, कहाँ का? यूपी का। अगला आता है आपके लिए मणिपुरी नृत्य, कहाँ का? मणिपुर का। उसके बाद सत्रिया, क्या? सत्रिया नृत्य, कहाँ का? असम का। और सबसे आखिरी में आता है कथकली, कहाँ का? केरल का। कथकली के लास्ट में ला है तो केरल में भी ला। तो इससे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको मिटाते हैं। ये तो हो गया अपने शास्त्रीय नृत्य। अब एक दो क्वेश्चन आते हैं आपके लिए एग्जाम में। इनके व्यक्तियों के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। नहीं, अब जैसे कि आपसे पूछ ले कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि लू चरण मापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है और इसी नृत्य। किस नृत्य से? और इसी। जब और इसी नृत्य अपनी मतलब समाप्ति करता तो उन्होंने केलुचरण महापात्र ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किया, पुनर्जीवित। मतलब जो वर्तमान में और इसी नृत्य है किनकी देन है? केलुचरण महापात्र। इसीलिए केलुचरण महापात्र को और इस नृत्य का जनक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पुनर्जीवित किया। ठीक है, इन सब की जो महत्व व्यक्ति हैं, इन सब के बारे में मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हमारा टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया अपनी शास्त्रीय नृत्य। अब शास्त्रीय भाषाओं पे आ गए। अब आपको नृत्य तो पता है कि 8 नृत्य हैं, तो उन्हीं में से भाषाएं आएंगी। पहली भाषा है अपनी तमिल। दूसरी संस्कृत। तमिल सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे पहले इसी भाषा को अपनाया गया एज ए शास्त्रीय भाषा। सबसे पहले, कब? 2006 में। 2006 सॉरी,
कितने 2006 में तमिल को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा कब अपनाया गया? 2006 में, सॉरी 4, 2004। अब संस्कृत को 2005 में अपनाया गया। संस्कृत के बाद आती है अपन के पास तेलुगु, इसको 2008 में। कन्नड़, को भी 2008 में अपनाया गया। उसके बाद अपनाया गया ओडिया, सॉरी मलयालम। कौन सी? मलयालम, मलयालम कब अपनाया गया? 2013। आखिरी ओडिया 2015 में अपनाया गया। सबसे पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल। सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है? ओडिया। तो 8 तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य हो गए और 6 शास्त्रीय भाषा हो गई। ठीक है, तो आज के लिए मैंने घर आने रहे उनकी पीडीएफ पे इन्हीं के साथ आपको अपलोड कर दूंगा, इंटरनेट टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, अच्छी तरह से पढ़ना। ठीक है, तो इनको मिटा दूंगा और 2 मिनट के लिए आपसे बातचीत करते हैं। तो हाँ, मैंने पढ़ाया आपको भारतीय शास्त्रीय नृत्य और भाषा, कुछ नहीं पता है, जो मेरे को डेटा याद था उसी को बता था। उसको मैं आपसे सही तरीका से डिलीवर नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। ठीक है, तो आपके लिए दो नहीं कि अभी सिलेक्शन फेज के भी चल रहे फॉर्म, सीपीयू आ गए आपके लिए। इसका कब से? 6 से 8 मई में एग्जाम है और इसका भी लगभग इसी टाइम पीरियड में। ठीक है, एक दूसरी बात कि अगर आप मैंने सिलेक्शन फेज में 3 या 4 घंटे दे दो अच्छी तरह से, हर पोस्ट को एनालिसिस करके बढ़िया तरह से कर लो, तो आपका सिलेक्शन फेज में सिलेक्शन मात्र एग्जाम बैठकर एग्जाम देने से ही हो जाएगा। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, मेरा दोस्त है, उसका दोस्त, उसने सिलेक्शन फेज 11 का एग्जाम दिया। ठीक, और उसके आए थे, एक एग्जाम दिया था तो उसके मार्क्स आए थे 92। रियल है, आपको उन भाई साहब से मिला देंगे अपने दोस्त से, 95 मार्क्स आए। और सिलेक्शन फेज में उनकी कट ऑफ कितनी गई पता है? 43। क्योंकि उसमें 3 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 3। और उनमें बताते हैं कि लगभग 10 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। मतलब एक बात बताइए कि 200 में से आपके 92 नंबर भी नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे। तो सिलेक्शन फेज का फॉर्म अगर आप अच्छी तरह से एनालाइज करके पढ़ते हो ना, तो सिलेक्शन फेज में आपका सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए तो इसका नाम सिलेक्शन फेज है।
कि अपने स्तर से उसको एनालिसिस कीजिए एग्जाम को कि कौन से में क्या सोचते हैं। आपको एक दिन लग जाए कोई गल नहीं, भाई आप पढ़ते हो दिन भर पढ़ते। अगर आपने ढंग से एनालिसिस कर लिया और फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताऊं कि सर आप ही बता दीजिए एनालिसिस करके, अब मैं बता दूंगा आपके लिए। तो इससे होगा क्या कि एक ही पोस्ट के लिए, अब मान लो मैं कहूँगी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दो, तो उस पे हजारों बच्चे अप्लाई कर देंगे क्योंकि सर ने बताया। नहीं तो यहाँ से कंपटीशन बढ़ गया। तो आप खुद एनालिसिस कीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए और फिर पोस्ट अप्लाई कीजिए, पोस्ट पर अप्लाई कीजिए। क्योंकि सिलेक्शन फी तो मतलब है सिलेक्शन, आपने फॉर्म डाल दिया, एग्जाम में बैठ लिए और अच्छी तरह से एग्जाम दे लिए, मात्र 50 नंबर पे यार सिलेक्शन हो रहा है। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त के 92 मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो गया और कट हो गई थी 43। और एग्जाम की वो भी बता दूं कि कौन सी पोस्ट लिए गए थे, वो तो प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर की पोस्ट के लिए कट ऑफ कितनी गई थी?